साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। संप्रति में आप सबों का बहुत स्वागत। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं एवं सड़क सुरक्षा पे आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में श्री रविंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जो रोड सेफ्टी काउंसिल के मेंबर हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आज हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इसी संबंध में हम अपना सबसे पहला सवाल पूछते हैं। आप जो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, इसमें ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस देश का सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे यहाँ गाड़ियों के अनुपात में ड्राइवर बहुत कम है। हाँ। बहुत मज़ेदार ये आंकड़ा है। हाँ। मतलब अगर हम ये देखें कि 100 में लगभग 30% ही ड्राइवर हैं जो लाइसेंस होल्डर हैं। हाँ। स्किल्ड भी नहीं है। अच्छा। लाइसेंस होल्डर हैं 30%। हाँ। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया पहले से इतने लंबे समय से, उसमें ड्राइवरों को स्किल्ड करने पर ध्यान दिया ही नहीं गया। जब माननीय नितिन जी 2014 में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इस मामले को फोकस करना शुरू किया। तो अब हम लोग ड्राइवरों का शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास वर्ग वगैरह हर जगह जिलों में लगाना शुरू किए, कुछ बताना शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा कि अनेकों ड्राइवर हैं जिनको साइनेज और ये पता ही नहीं होता है कि कहाँ क्या है। और गाड़ी चला रहे हैं, मतलब स्टीयरिंग और गियर बस आ गया, ड्राइवर हो गए। तो ये बहुत बड़ा काम है और आने वाले समय में यह एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि काफ़ी हद तक हम लोगों ने इतने समय में काफ़ी आगे बढ़ा है। जी। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि अभी शुरुआत है। जी। अभी काफ़ी आगे जाना बाकी है। और रोड एक्सीडेंट में देखिए, अगर देखिएगा तो ड्राइवर का चूक ही ज़्यादा जिम्मेवार होता है, चाहे दो में से जिसका भी हो। जी। लेकिन दो में से कोई भी ड्राइवर जो होगा, उसी की गलती या चूक से दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो यह है कि उनको गति पर नियंत्रण रहना। दूसरा यह है कि ओवर स्पीड के चलते जा कर के ये न करना। तीसरा है कि उनको नॉलेज होना कि जब हम हाईवे पर चल रहे हैं तो किस तरह से किस लेन में चलना है, क्या करना है, किस गति में चलना है। अब होता क्या है कि अब मान लीजिए 3 लेन का सड़क है जी, अब एक ही ड्राइवर तीनों लेन में चलने लगता है। जी बिल्कुल। जबकि तीनों का अलग अलग लेन बना हुआ है। हैवी गाड़ी का अलग होता है, 4 चक्के का अलग होता है, छोटी गाड़ियों का अलग होता है। लेकिन लेन से यहाँ किसी को मतलब नहीं होता क्योंकि ऊपर शिक्षित नहीं होते, और इसलिए इसका शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और चल रहा है। दूसरा क्या कि पहले जो लाइसेंस का सिस्टम था, प्रणाली था, उसमें और अब में थोड़ा बदलाव आया है। जी। अब बदलाव ये आया है कि अब ऑनलाइन होता है। हाँ। तो ऑनलाइन उन्हें बताया जाता है सारी चीज़ें। पहले ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, लेकिन बावजूद इसके हम ये कह सकते हैं कि अभी हम बहुत दूर हैं। अभी हमें काफ़ी कुछ करना बाकी है और करना पड़ेगा। हाँ। तो श्री तिवारी, आपसे मेरा अगला सवाल यही होगा कि चूँकि आप इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, आप पूरे भारतवर्ष में आप इसका काम भी देखते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग बात करेंगे। आपका अपना दायित्व क्या है, आपके रोल क्या है इसमें? देखिए, हम लोग जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद जो गठित है, ये 1985 में ही गठित हुआ है।
लेकिन इसका सही मायने में शुरुआत कही आप कह सकते हैं कि नितिन जी के मंत्री बनने के बाद ही हुआ है। सुधार तो इससे पहले कोई जानता भी नहीं था। हम भी जब बने थे 2015 में जब हमारा नोटिफिकेशन हुआ तो मुझे भी ये मजाक ही लगा था कि ये क्या झुनझुना धरा दिए, हमें तो पता भी नहीं ये होता क्या है। लेकिन जब उसमें पढ़े जी और उसके कार्य दायित्व जब समझे तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी जवाबदेही है। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जी बड़े बड़े हादसों में जितने लोगों की मौतें नहीं होती, जी, बड़े बड़े विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मरते, उतना सालाना रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है इसका रेट। वो तो दो कारण है, वो मैंने आपको बताया अभी। पहली बात यह है कि हमारा देश पहला है जी जहाँ पर लोग स्पीड में चलना, ट्रैफिक रूल को डिसोबे करना, जी जी, उसको नहीं मानना, तो क्या इसको अपने प्रतिष्ठा का चीज मानते हैं। जी जी, तो क्या इसका कारण ये हम माने कि बहुत टफ रूल्स नहीं बने हैं इसके लिए, सजा, कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है कहीं, इसलिए तो नहीं ये बेखौफ होकर चलाते हैं? पहले जो बात आप बोल रहे हैं, हमें भी 2 साल पहले यही महसूस होता था कि शायद सड़क सुरक्षा नियमों को हम लोगों को और कड़ा करना चाहिए। और माननीय नितिन जी ने काफी कुछ कड़ाई किया भी। जैसे 1000 रुपया जो फाइन था वो 10,000 हुआ। ड्रिंकिंग वाले को 6 महीना का सजा हुआ, जो दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, नशे में चलाते हैं उनको। इस तरह से जो बच्चों को जो गाड़ी देते हैं उन पर अब गार्जियन को भी पनिश्ड होने का ये आया, कानून आया। बिल्कुल। लेकिन जब ये कानून बनने के बाद जब हम लोग सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस को वसूली का अभियान जब देखते हैं तो मुझे इसका ये बड़ा दुष्प्रभाव लगता है ना। क्योंकि जब हम कानून बनाते हैं तो उसके पीछे एक तथ्य होता है कि हम आम लोगों को इससे राहत दें और इसमें एक भय पैदा करें। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस इसी को कमाई का जरिया बनाने लगे, अवैध वसूली का जरिया बनाने लगे, तो यह बहुत दुखद हो जाता है। और ये आप लोग भी देखते होइएगा कि अब उन्हें अपने ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान कम रहता है जी। या तो कहिए कि नहीं भी रहता है, लेकिन वसूली वाले पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी हमने पूछा भी था कि भाई अगर 1000 लोग लाइसेंस का अप्लाई करता है, अब आप 100 अप्लाई एक्सेप्ट करते हो, लाइसेंस मांगने जाता है उसको तो देते नहीं हो। अब बिना लाइसेंस के यहाँ पर फाइन भी करते हो, पकड़ते हो भी हो। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। सही बात है। और दुर्भाग्य है कि जब आप कानून कड़ा करते हैं तब वह शासन के कुछ यूनिट्स उसको कमाई का जरिया बना लेते हैं। और कानून अगर कड़ा नहीं करते हैं तो कहते हैं कि इतना हल्का कानून है कि कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा विरोधाभासी चीज है। इसमें सबसे बड़ा चीज जो मैं समझ पाया हूँ इतने 10 साल के अंदर में, कि जो आम लोगों में जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। जी बिल्कुल। जब तक आम जनता, आम नागरिक जगेगा नहीं, अपने जीवन का मूल्य नहीं समझेगा, अपने बच्चे परिवार को नहीं समझेगा, तब तक ये बहुत ज्यादा हम लोग कानून बना करके या इन सारे ये टोटकेबाजी करके हम लोग कर नहीं पाएंगे। जैसे आप देखिए, जब पहले बात आती थी, जब हम लोग बने थे तो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी। बिल्कुल। तो लोग बोलता था कि भाई सड़क ठीक नहीं है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, फलाना है। तो नितिन जी ने सड़कों का इतना जाल बिछा दिया, इतनी अच्छी अच्छी सड़कों का। जी बिल्कुल। और दुर्घटनाएं भी उसी अनुपात में बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई? ओवर स्पीड इसलिए बढ़ गई कि जब अच्छी सड़कें मिलती हैं तो कोई भी ड्राइवर को अपने स्पीड पर कमांड नहीं रहता, उसको पता ही नहीं है कि हमको जो है तो कितना चलना है। दूसरा समस्या ये आया कि जो नई नई गाड़ियां जब आने लगी तो उनमें होड़ मच गई कि कौन कितना जल्दी कितना स्पीड पकड़ेगा। जी। तो सेकंड में जो 100 पकड़ता है वो बेहतर मानी जाने लगी मानक में। नतीजा ये हुआ कि जब अच्छी सड़कें मिलेंगी, जल्दी स्पीड बढ़ेंगी, तो आप जब ये केयर कीजिएगा, अगर 120 के स्पीड में गाड़ी है चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर पार हो रही है। 1 मिनट के अंदर में 2 किलोमीटर जा रही है। अब आप जब तक देखते हो, जब तक आप खतरा महसूस करते हो, तब तक आप पार हो चुके होते हो।
तो स्पीड ग्राइंडर लगाया गया हाँ, कि हर गाड़ियों में कंपलसरी किया गया कि स्पीड कंट्रोलर लगाओ। जी जी। लेकिन अब नई गाड़ियां जो आ रही हैं उसमें तो हो रही हैं, नहीं जो अनेकों गाड़ियां सड़कों पर आ गई हैं वो तो जब तक पब्लिक खुद नहीं चाहेगा वो तो होगा नहीं। लेकिन सबसे इसका बेहतर उपाय है कि आप खुद से कंट्रोल करो, कमांड करो। दूसरा क्या है कि दुर्घटना जब भी होती है तो कोई एक पक्ष की गलती से होती है जी, और पीसता दोनों है। पिछला दोनों है, सही बात है। तो यानी कि हम अगर सही गाड़ी चला भी रहे हैं तो हमें सामने वाले के खतरे से भी बचना है कि वो जो दूसरा जो चल रहा है कहीं वो ना हमको ठोक दे, जी। इसलिए हमको उस ओर भी ध्यान देना है। तो आज जो भी अब 90% तो लोग अपना गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते हैं, जितना 4 चक्का है उसमें हाँ हाँ, लगभग 10% लोग ड्राइवर रखते हैं, 90% लोग तो सेल्फ ड्राइव करते सेल्फ हैं। ड्राइव करते हैं। और सेल्फ ड्राइव जो करते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिम्मेवारी का अभाव होता है, क्योंकि उनको इतना आइडिया भी नहीं होता है, मतलब भी नहीं होता है। लेकिन इस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, कमांड नहीं होगा, तब तक, और खुद में जब तक आदमी जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक आप ये टोटकेबाजी कर सकते हैं। इसको कम तो हो सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता है। बंद नहीं हो सकता है। तिवारी साहब, ड्रंकन ड्राइविंग एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में। लोग पीते हैं शराब और उसके बाद अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। आपने भी अभी कबूला, ये बताया आपने। इसको कैसे आप चेक करते हैं और इसके लिए सजा के क्या प्रावधान है? इसके लिए हर जिले में वो जांच करने वाली मशीनें आती हैं जो खरीदाया है हर जिले में। वो लोग मुंह में लगाता है तो जो शराब पिए हुए होता है उसका उसमें मीटर बता देता है। तो इसीलिए ड्रिंकिंग वाले जो ड्राइविंग में मिलते हैं उनको 10,000 का फाइन भी है। और अगर दूसरी बार तक तो 10,000 फाइन तक चलेगा, तीसरी बार अगर पकड़ा गया तो 6 महीना का सजा भी है। अच्छा, तो इस पर कानून कड़ा किया गया है और निश्चित रूप से इसमें अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि इसमें कमी आई है ना? हाँ, इसमें कमी आई है। और ऐसी हिट एंड रन का मामला बहुत कॉमन होता जा रहा है और इसके लिए अभी कई कानून बनाए गए जिसके लिए बहुत विवाद हुआ था। बहुत रोज डिबेट्स हो रहे थे। ये हिट एंड रन में क्या नए कानून बनाए गए हैं और कितना कड़ा है ये कानून, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। देखिए, हिट एंड रन जो है वाकई में जब नितिन जी से पहले ये मेरे ही रिकमेंडेशन पर हिट एंड रन कानून बना था मुआवजा का। अच्छा। मैंने ही रिकमेंड किया था। हाँ। उसमें क्या था कि जैसे गाड़ियां इंश्योर्ड होती हैं लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम तो तब मिलेगा जब गाड़ी पकड़ाएगी जी। अगर गाड़ी पकड़ाया ही नहीं, मार के भाग गया तो मुआवजा नहीं मिल पाता था, मुआवजा नहीं मिल पाता और अगले को नुकसान तो हो गया। हाँ। तो इस स्थिति से बचने के लिए जी। जो गाड़ी मारकर भाग जाता है उसके लिए तात्कालिक रूप से 2 लाख रुपए का मुआवजा का भारत सरकार ने प्रोविजन किया। अच्छा, ये सरकारी फंड से? सरकारी फंड से होता है। वो मतलब है तो इसी फंड का पैसा, लेकिन वो हिट एंड रन केस में स्पेशल होता है। उसको अभी 4 लाख करने की बात चल रही है। तो उसमें प्रोविजन ये है कि जिस जिले में एक्सीडेंट होता है हिट एंड रन का FIR तो होता ही है। FIR होने के बाद उसमें जब ये होता है कि गाड़ी अनसेटिस्फाइड है तो नहीं पहचानी गई है, तो उसमें वहाँ के स्थानीय जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट करती है। DTO वहाँ से उस परिवार का पूरा डिटेल लेकर के भेजते हैं और वहाँ से अप्रूवल होकर के इनको पेमेंट मिलता है, इनके फैमिली को। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों के 2017 से पहले हिट एंड रन में हजारों लोग का परिवार बर्बाद हो जाता था, उसको 1 रुपया नहीं मिलता था। अब कम से कम उसको तात्कालिक रूप से 2 लाख रुपया मिल रहा है जी। और अब 4 भी संभवतः बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिसने मार दिया है, जो भाग गया है, उसके लिए फिर क्या प्रावधान? उसको कैसे आप लोग स्पॉट करते हैं, कैसे पकड़ते हैं? देखिए, उसमें अब तो अनेकों जगह हाईवे पर CCTV वगैरह लगा हुआ है। अगर CCTV वगैरह में आ गया तब तो पकड़ा जाएगा। अब नहीं आया
तब तो सर्च का रिसर्च का विषय है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अब इस मामले को लिए तो कोई स्पेशल तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि अब तो लगभग जितने भी नए हाईवे हम लोगों के बन रहे हैं उसमें मेन जगहों पर हर जगह आपको सीसीटीवी मिलता है। तो जो पकड़ा गया है, ध्यान में आया होगा हजारीबाग में एक एक्सीडेंट हुआ था। जो गाड़ी आते हुए मोटरसाइकिल वाले को मारे था, जो कुआं में जाकर गिर गया। हाँ जी। तो कंप्लीट हम लोगों का सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हुआ था। अच्छा। तो अनेकों जगह हाईवे में ये सुविधाएं हैं, लेकिन अब सभी सड़कों पर तो नहीं है। सभी सड़कों पर नहीं है, और पूरे सड़कों में हर जगह सीसीटीवी लगाना भी संभव नहीं है। जी। लेकिन बहुत जगह जहाँ तक है संभव लगाता है, और यही इसका उपाय भी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जी। तिवारी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई राजमार्गों में कुछ ऐसे चिन्हित जगह होते हैं जहाँ दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, तो जिसको शायद हम लोग ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो उसको आप कैसे चिन्हित करते हैं, और इस पे आपका क्या योगदान है? आपने भी कुछ कार्य किए हैं इसके लिए, और इसका निवारण क्या होता है? देखिए, ब्लैक स्पॉट हम लोग का विभाग का जो एक मानक है जी, कि अगर एक साल में 4 से 6 एक्सीडेंट जी, अगर दुर्घटनाएं किसी स्पेसिफिक जोन में, स्पेसिफिक एरिया में अगर हो गए, तो उससे हमारा विभाग ब्लैक स्पॉट चिन्हित करता है। अच्छा। उस ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के बाद उसमें क्या सुधार हो सकता है, इस पर इंजीनियर्स अपना रिपोर्ट करते हैं और उस पर सुधार होता है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, दुर्घटनाओं की संख्या अधिकतर सड़कों की गुणवत्ता या इस कारण से बहुत रेयर मात्र होता है। अधिकांश आपको दुर्घटनाएं चालकों के गलतियां से, नेग्लिजेंसी से ही होती है। लेकिन फिर भी अब चूंकि सरकार है, दायित्व तो है, ये होता है। लेकिन ब्लैक स्पॉट का मानक यही है चिन्हित करने का। समझा। अमूमन किस प्रकार के अपराध होते हैं सड़कों पर? सड़क अपराध किस तरीके के होते हैं, और उसमें ओवरऑल एक यात्री को एक कितना बेनिफिट मिल पाता है, कितना वो सोच पाता है कि मैं सुरक्षित हूँ? देखिए, ये बात तो आज के तारीख में हम लोग कह सकते हैं कि आज से 12-15 साल पहले रोड रॉबरी की जो घटनाएं होती थी, बहुत होती थी। उसमें अब तो रेयर कहीं कहीं सुनने को मिलता है। हाँ जी, हाँ, ये तो अब तो मिलता भी नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? इसका कारण है कि लगभग सभी हाईवेज कंप्लीट स्ट्रीट लाइट से आच्छादित हैं। अच्छा। एवरेज जी, हर जगह लाइटें हैं। और अच्छी सड़कें होने के बाद, पहले देखिए उसमें रोड रॉबरी होने में दूसरा कारण ये भी था कि सड़कें अच्छी नहीं होती थी, गाड़ियों का स्पीड नहीं होता था, तो आसानी से उनके कब्जे में आ जाते थे गाड़ियां। अब जो है इतने स्पीड में रहते हैं कि उनको कब्जा करना भी आसान नहीं होता। अब इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि सड़कों को जाम करना भी आसान नहीं होता, ब्लॉक करना भी आसान नहीं होता। इसलिए हाल के दिनों में इस विषय पर काफी कमांड हुआ है, और अब रोड रॉबरी की घटनाएं शायद इक्का दुक्का कहीं दिखने को मिलती है। तो अपराधी और अपराध कभी न खत्म हुआ है, न होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा वो अभी नहीं देखने को नियंत्रण जरूर हो जाता है। जी बिल्कुल। प्रसार प्रचार के लिए आप लोग क्या करते हैं? लोगों को अगर शिक्षित करना हो, अवेयरनेस उनमें क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए आपका विभाग क्या करता है? हमारा विभाग कम्प्लीटली सड़क सुरक्षा विषय का जागरूकता अभियान पूरे जनवरी माह चलाता है। अच्छा। एक माह जो होता है पूरा जनवरी, 1 जनवरी से 31 जनवरी, पहले सप्ताह होता था, अब पूरा माह होता है, पूरा जनवरी। मैं अभी रांची में भी यहीं पर किया था इसका मोड़, अभी जनवरी में हम लोगों ने। तो ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में स्वयंसेवी संस्थाएं भी जागरूकता अभियान चलाती हैं। जी। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं जागरूकता अभियान सड़क सुरक्षा विषय पर करते रहती हैं, उनको 2 लाख रुपया तक का सहयोग विभाग करता है। वो जो कार्यक्रम करते हैं उनका फोटोग्राफ्स और प्रोग्राम्स वगैरह बना करके डिटेल मिनिस्ट्री को भेजते हैं लोग, और हम लोग वहाँ से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी होता है हेल्प करते हैं। अच्छा। इसके अलावा
वो अगर स्वतंत्र रूप से सड़क सुरक्षा अभियान चलाना चाहते हैं संस्थाएं, तो वो अपना प्रपोजल देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, वो एक्सेप्टेबल होता है तो एक्सेप्ट भी करते हैं हम लोग, और उसमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक भी परियोजना उसको योजना स्वीकृत होता है। इसलिए इसको काफ़ी तेज़ी से, यहाँ पर भी आपका रांची में 3-4 संस्थाएं काम करती हैं, हमारा पलामू में करती हैं, धनबाद में करते हैं, हर जिले में कर रहे हैं लोग। ये बात जरूर है कि उनको जितना हेल्प मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। उसका कारण है कि इसमें थोड़ी राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। अब हमारा अपना तो कोई स्ट्रक्चर यहाँ होता नहीं है जी। हमें तो काम करना पड़ता है डीटीओ और डीएम के साथ ही। अब ये जिम्मेवारी अपने राज्य सरकार के काम से करें ना करें, ये बहुत जिम्मेवारी लेते नहीं है, तो थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी दुरुस्त और काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं जी। अब बात करते हैं, सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई तड़प रहे होते हैं, तो सुना है कि एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट आप लोग करते हैं हर 50 किलोमीटर में, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो पुलिसिया चक्कर के कारण लोग मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो इसमें क्या है, ये कैसे आप लोग, मतलब अगर कोई जा रहा है तो एम्बुलेंस की कहाँ एम्बुलेंस प्राप्त हो सकता है, कैसे उसको तुरंत इलाज आप लोग मुहैया करा सकते हैं, क्या है ये पूरा नियम? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहले कोई भी दुर्घटना वाले लोगों को लोग हॉस्पिटल पहुंचाता था, तब पुलिस उससे पूछताछ करती थी, डिस्टर्ब करती थी, परेशान करती थी, गवाह बनाती थी, तो लोग डर से ले जाना गवारा नहीं करते। लेकिन 2016 में नितिन जी ने ये कानून लाया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को जो भी हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको 5,000 रुपया, 500 से 5,000 रुपया तक का अच्छा सम्मान इनाम राशि, सम्मान राशि, हाँ, सम्मान राशि मिलेगा। अच्छा। और पूछताछ के लिए कोई पुलिस परेशान नहीं करेगी, ये इंस्ट्रक्शन हुआ। तो दूसरा कि अभी जितने भी हाईवे हैं, अभी आपने खुद भी कहा कि हर हाईवे पर 50 किलोमीटर के रेडियस में हमारा डिपार्टमेंट के तरफ से एम्बुलेंस नियुक्त रहता है। रहता ही है। अच्छा, रहता ही है। 50 किलोमीटर के अंदर में हर जगह आप देखिएगा हाईवे के किनारे एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सब मेंशन रहता है, साइनेज में, बोर्ड में रहता है, मेंशन रहता है। जहाँ भी हाईवे में जाइएगा किनारे में आपको मिलेगा, और गाड़ियाँ आपको खड़ी भी मिलेंगी बीच में। हाँ, कुछ हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियों को आप काम देते हैं तो कहीं कहीं नेग्लिजेंसी भी होती है। अब नेग्लिजेंसी क्या होती है, मान लीजिए 10 एम्बुलेंस का उन्होंने हमें पेपर दिया और 8 ही रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी होता है। तो लेकिन उतना यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाता है कि आपको नंबर से लेकर के सारा चीज सिस्टम, जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं दोगे पेमेंट नहीं होगा। अच्छा, इसलिए इसको भी कमांड करने का व्यवस्था किया गया है। हाँ। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, पहले हॉस्पिटल पहुंचाने की बात थी। अब जो नया जितने भी हाईवे बनेंगे उसमें हर 50 किलोमीटर के अंदर में ट्रामा सेंटर भी बनेगा। यानी अब उसको दूसरे किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हाईवे के किनारे ही ट्रामा सेंटर विभाग खुद सड़क बनाने के साथ साथ बनाएगा। जहाँ नहीं बनी है वहां पर बनाएगा, और जहाँ नई जो भी नई परियोजना आ रही है उसमें ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। इसलिए इसका भी उपाय आदरणीय नितिन जी ने किया है, और इस पर काफी गंभीरता से, चूंकि बहुत बढ़िया काम बोलते भी हैं कि मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ है, मैंने भुगता है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आम लोगों के किसी परिवार को ये समस्या हो। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, इस टाइप के अमूमन कौन कौन से सड़क सुरक्षा नियमन हैं और क्या लागू किए गए हैं हमारे दर्शकों के लिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। देखिए, 2 व्हीलर वालों के लिए हेलमेट लगाना इसलिए किया गया है कि कम से कम अगर किसी कारण से दुर्घटना हो जाए तो उसकी जान बच सके जी। क्योंकि आमतौर पर सड़क दुर्घटना में अगर सिर में चोट आता है तो उसे बचने की संभावना कम होती है जी। हेलमेट रहेगा तो कम से कम उसको सिर में चोट नहीं लगेगा। और अब जितना भी 2 व्हीलर बिक रहे हैं उसमें उसके प्राइस के साथ 2 हेलमेट का रेट फिक्स है। फिक्स कर दिया गया है कि जब भी आपको
टू व्हीलर बेचना है तो 2 हेलमेट उसको ISI का मार्का किया हुआ आपको ऑलरेडी वह साथ में देगा ही। तो हेलमेट से खुद उनकी सुरक्षा है। सीट बेल्ट से आप अभी सुन रहे होइएगा, अभी जो एक्सीडेंट हुआ था आमने सामने लड़ा, तो सीट बेल्ट से खुल गया तो कम से कम दोनों लोग बच गए। तो उसका भी मतलब वही है कि सीट बेल्ट लगा देने से कम ये सुविधा है कि वो, या दूसरा होता है कि अगर एक बाइक ब्रेक लिया तो कम से कम वो जाकर लड़ेगा नहीं, टकराएगा नहीं, उसका बचेगा। यानी कि ये हर हाल में ये उनके सुरक्षा के लिए ही है। इसको लोग अब अपने प्रतिष्ठा से जोड़ करके अब कहीं अगर कोई बोल दिया, पकड़ लिया तो इसको नहीं लेना चाहिए, इसको वाकई में सकारात्मक लेना चाहिए और सबको इस पर ध्यान रखना चाहिए और जिम्मेवारी समझना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुछ परियोजनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आम जनों के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत बता दें। देखिए, आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि जब हम लोग 2014 में नितिन जी मंत्री बने थे तो पूरे झारखंड में सिर्फ 730 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थी। आज 3800 किलोमीटर है। और अभी आप ये जानकर आश्चर्य होगा आपको कि अब तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हम लोग बनाने के लिए कोई सड़क है ही नहीं। कहाँ बनाए? जितना NH था NH सारा का सारा बन चुका। अब हम लोग का हाईवे की कोई सड़क 1-2 छूटा फूटा कहीं कहीं बचा हुआ है, नहीं तो हम लोगों को बनाने के लिए तो कहीं जगह नहीं बचा है। और फिर भी जबकि RCD का कम से कम 1200 किलोमीटर सड़क हम लोग लेकर के NH में लेकर के हम लोग बनाया है। अभी 1 महीना पहले 400 किलोमीटर और रोड जो है RCD से NH में डाइवर्ट हुआ, तो उसका काम होगा। अभी तो माननीय मंत्री ने भी कहा था कि 2 लाख करोड़ हम झारखंड के लिए गढ़वा में देने के लिए तटस्थ हैं, आप मांगिए। वो क्या है? दरअसल देखिए, ऐसा है कि अब अगर इस विषय पर हम लोग चर्चा करें तो लोग विवाद में ले आता है। लेकिन फैक्ट ये है, मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि राज्य सरकार यहाँ की काम कराना चाहती ही नहीं है। अच्छा, अब तो समय की काफ़ी कमी है, जाते जाते हमारे दर्शकों को एक संदेश सड़क सुरक्षा संबंधित आप देना चाहें? मैं इतना ही आग्रह करूँगा कि अपने 18 साल से कम बच्चों को बाइक न दें, क्योंकि बच्चों को बाइक लोग दे देते हैं, उनको ये आइडिया होता नहीं है। इसलिए बच्चों को तो कम से कम गाड़ी न दें चलाने के लिए, मेरा विनम्र आग्रह होगा। और दूसरा यह है कि सड़क में सुरक्षा मानकों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करने में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शित करें। इसे अनावश्यक प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। होता क्या है, हम लोग बार बार अनेकों बार देखते हैं कि जब पुलिस पकड़ता है तो अपना धौंस दिखाने लगते हैं, पद का, प्रतिष्ठा का, फलाना का। अरे भाई, आपको नियम पालन करने में कौन सा प्रतिष्ठा गिर रही है? इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा कि अपने जीवन के साथ साथ सामने वाले अन्य लोगों के जीवन के भी आप जिम्मेदार हैं। अगर हम सड़क पर चलते हैं तो केवल हम अपनी जीवन के जिम्मेवार नहीं है, जो सड़क पर आम लोग चल रहा है उसके जीवन की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। वरना हमसे किसी तीसरे अननोन आदमी को, जिसको गाड़ी घोड़ा से कोई मतलब नहीं है, वो गरीब को नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने श्री रविंद्र तिवारी को आज सुना और सड़क सुरक्षा पर बहुत काम हो रहा है हम अपने राज्य में। आप भी सड़क के नियमों का पालन करें और इसी बात के साथ अब चाहिए हमें विदाई। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार।